नमस्कार। बिहार का जिक्र आते ही ना जहन में दो तस्वीरें एक साथ बनती हैं। एक तरफ वो राज्य है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि हर चाय की दुकान पर देश की संसद चलती है। गजब की राजनीतिक चेतना है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया एक संघर्ष करता हुआ इलाका। आज हम इन्हीं दो तस्वीरों के बीच की जो सच्चाई है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास है बिहार राजनीति, गरीबी और विकास की लड़ाई नाम का ये स्रोत। और हमारा मकसद इस जटिल राज्य के सुनहरे अतीत, मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की उम्मीदों के धागों को सुलझाना है। बिल्कुल। और ये धागे मतलब वाकई बहुत उलझे हुए हैं। इस पूरी चर्चा में हम दो बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, बिहार की राजनीति में ऐसा क्या है, वो कौन से समीकरण हैं जिन्होंने दशकों से राज्य की किस्मत को एक तरह से जकड़ रखा है। और दूसरा वो जमीनी आर्थिक हकीकत क्या है जो बिहार के करोड़ों लोगों को आज भी मतलब पलायन के लिए मजबूर करती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कोई भी कहानी अपनी जड़ों के बिना अधूरी होती है और बिहार की जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। हाँ। स्रोत हमें उस दौर की याद दिलाता है जब पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था और नालंदा, विक्रमशिला जैसे ज्ञान के केंद्र पूरी दुनिया को रोशनी दिखा रहे थे। एग्जैक्टली। मतलब एक जमाना था जब बिहार एजुकेशन का ग्लोबल हब था। और फिर आज की तस्वीर देखते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मतलब हर पैमाने पर एक लंबा संघर्ष। स्रोत की एक लाइन इस पूरी कहानी को आप कह सकती हैं कि समेट देती है। इतिहास सोने जैसा, लेकिन वर्तमान संघर्ष के बीच खड़ा। ये विरोधाभासी अपने आप में एक पहेली है। सवाल यह है कि जो जमीन कभी ज्ञान का केंद्र थी, वो आज इस हाल में कैसे पहुंची? अपने सही नस पकड़िए। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। ये आज भी बिहार के साइकी का, वहां के लोगों की सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा। ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रस्ट्रेशन दोनों की सबसे बड़ी वजह है। एक बिहारी के लिए ये गौरव की बात है कि वो उस धरती से है जहां से बुद्ध और महावीर ने दुनिया को रास्ता दिखाया। हाँ। लेकिन साथ ही एक कसक भी है कि आज हालात ऐसे क्यों हैं। इस गौरव और कसक के बीच की जो खींचतान है ना, उसे समझे बिना हम बिहार की आज की उम्मीदों को नहीं समझ सकते। तो शायद इस क्यों का जवाब यहाँ की राजनीति में छिपा है। काफी हद तक। स्रोत बिहार को राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य कहता है। यहाँ सियासत से वोट डालने तक सीमित नहीं है, ये लोगों की पहचान का हिस्सा है। लेकिन ये जागरूकता विकास में क्यों नहीं बदल पाती? स्रोत में जिन फैक्टर्स का जिक्र है वो हम सब जानते हैं। जातीय समीकरण, गठबंधन की राजनीति, हाँ, और नेताओं की आपसी खींचतान। लेकिन मुझे ये जानना है कि ये चीजें विकास को पटरी से कैसे उतार देती हैं, क्योंकि ये तो देश के कई और राज्यों में भी होता है। बिहार में ऐसा क्या अलग है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जब स्रोत जातीय समीकरण की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ वोट बैंक नहीं है। अच्छा। ये असल में दशकों से चले आ रहे सामाजिक न्याय के आंदोलन का एक राजनीतिक नतीजा है। हाँ। जिसने सत्ता का केंद्र ही बदल दिया। हाँ। हाशिए पर मौजूद आवाजों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव था। बिल्कुल। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि विकास की राजनीति अक्सर पहचान की राजनीति के पीछे छूट गई। हाँ। पार्टियां विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ने की बजाय सामाजिक समीकरण बनाने पर ज्यादा जोर देने लगी। अच्छा, तो मतलब ये कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि सड़क, बिजली और अस्पताल की लड़ाई थोड़ी पीछे रह गई। कुछ हद तक हाँ, कह सकते हैं। और जब इसमें गठबंधन की राजनीति का तड़का लगता है तो अस्थिरता और बढ़ जाती है। इस बात पर जोर देता है कि पिछले 20 सालों में शायद ही कोई सरकार रही हो जो अपने दम पर या बिना किसी तनाव के चली हो। सही बात है। तो जब किसी मुख्यमंत्री की आधी ऊर्जा अपनी कुर्सी बचाने में ही चली जाएगी तो वो लंबी अवधि की योजनाएं कैसे बनाएगा? उसका फोकस तो अगले चुनाव पर होगा, अगली पीढ़ी पर नहीं। बिल्कुल। और इस राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? राज्य की अर्थव्यवस्था। हाँ, क्योंकि जब नीतियां हर 2 साल में बदलने का डर हो तो कोई भी बड़ा निवेशक यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाने का जोखिम क्यों उठाएगा? बिल्कुल सही। तो मतलब ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं है। नहीं, इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। और स्रोत के आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि आजादी के बाद बिहार में चीनी मिलें, जूट मिलें और कई उद्योग थे,
आज वो सब कहाँ गए? स्रोत कहता है कि औद्योगिक आधार लगभग 0 है। ये 0 पर कैसे पहुंच गया? स्रोत सीधे तौर पर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का जिक्र तो नहीं करता, पर उसका असर साफ दिखता है। अच्छा। ये एक ऐसी नीति थी जिसने बिहार जैसे खनिज संपन्न राज्यों का, आप कह सकते हैं कि, फायदा ही खत्म कर दिया और उद्योगों को बंदरगाहों के पास वाले राज्यों में शिफ्ट होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जो था वो भी चला गया। हाँ, नतीजा ये हुआ कि जो थोड़ा बहुत औद्योगिक आधार था वो धीरे धीरे खत्म होता गया, और जब उद्योग नहीं होंगे तो अच्छी नौकरियां भी नहीं होंगी। बिल्कुल। इसी वजह से बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। और जब अपने घर में कमाई का जरिया न हो जी। तो इंसान बाहर जाएगा ही। यहीं से पलायन की वो दर्दनाक कहानी शुरू होती है जिसे हम हर साल देखते हैं। स्रोत में एक तस्वीर खींची गई है कि कैसे त्योहारों के बाद स्टेशनों पर भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर दिल्ली, मुंबई, सूरत, लुधियाना जा रहे हैं। पलायन की बात करते हुए स्रोत एक लाइन लिखता है जो दिल पर लगती है। वो एक मजदूर का जिक्र करते हैं जो कहता है, दिल्ली में हमारा शरीर रहता है और गांव में हमारी आत्मा। सोचिए जरा, ये एक लाइन बिहार की आधी कहानी कह देती है। और इसी पलायन से एक ऐसी अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया है जिसका जिक्र स्रोत में है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि बिहार की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी, सबसे ऊर्जावान युवा अपनी मेहनत का पसीना दूसरे राज्यों को सींचने में लगा रहे हैं। वो वहां कमाते हैं और घर पैसे भेजते हैं। उस पैसे से घर का चूल्हा जलता है, बच्चों की फीस जाती है और बाजार में थोड़ी बहुत रौनक रहती है। हाँ। अच्छा, तो ये मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि बाहर से पैसा आना अच्छी बात है ना? हाँ, ऊपर से तो यही लगता है। लेकिन स्रोत ये कह रहा है कि ये एक तरह का एक जाल भी है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का दुष्चक्र है। दिलचस्प बात यह है कि मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था इस चक्र को तोड़ने की बजाय और मजबूत कर देती है। कैसे? बाहर से भेजा गया पैसा खपत में तो चला जाता है, लोग सामान खरीदते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन वो पैसा उत्पादन में नहीं लगता। अच्छा। उससे कोई लोकल इंडस्ट्री या रोजगार पैदा नहीं होता। तो बिहार एक तरह से देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन जाता है, प्रोड्यूसर नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। कोई राज्य आत्मनिर्भर कैसे बनेगा जब उसकी अपनी कमाई का मुख्य जरिया उसके अपने लोगों द्वारा बाहर से भेजा गया पैसा हो? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जमीन पर कुछ भी नहीं बदला है। मैं खुद जब कुछ साल पहले पटना गई थी तो शहर काफी बदलावा लगा। चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े फ्लाईओवर, गंगा पर नया पुल। स्रोत भी मानता है कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़क और बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। हाँ, और इन सुधारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जरूरी है। सड़कों का नेटवर्क बेहतर होने से गांव तक पहुंचना आसान हुआ है और 24 घंटे बिजली ने लोगों की जिंदगी बदली है। ये वो बदलाव हैं जो दिखते हैं। सही बात है। लेकिन स्रोत इसके तुरंत बाद हमें जमीनी हकीकत का दूसरा और ज्यादा बड़ा पहलू दिखाता है। वो एक सवाल पूछता है कि चमचमाती सड़कों का क्या फायदा अगर उन पर चलने के लिए एम्बुलेंस तो हो, लेकिन पहुंचने के लिए अच्छा सरकारी अस्पताल ना हो। ये बहुत कड़वा सच है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इन सुधारों के बावजूद कई बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ये है कि आज भी एक गंभीर बीमारी के लिए लोगों को दिल्ली के एम्स या दक्षिण भारत के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी एक बड़ी चिंता है। हाँ, जिसके चलते एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने की कोशिश करता है। और कानून व्यवस्था की चुनौतियां वो भी समय समय पर सिर उठाती लेती हैं। सही कहा। और एक चीज जिसका जिक्र बहुत जरूरी है वो है बाढ़। हर साल की कहानी है ये। हर साल मॉनसून आते ही उत्तर बिहार के करोड़ों लोगों की जिंदगी थम जाती है। घर, खेत सब पानी में, सब डूब जाता है। ये एक वार्षिक त्रासदी बन चुकी है, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। ऐसा लगता है जैसे विकास का एक टापू दक्षिण बिहार में है और उत्तर बिहार हर साल प्रकृति और व्यवस्था की दोहरी मार झेलता है। आपने सही कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी बिहार का बंटवारा भी एक बड़ी सच्चाई है। इससे राज्य के भीतर ही एक असंतुलन पैदा होता है। तो जब हम विकास को देखते हैं तो हमें इन परतों को भी देखना होगा कि विकास हो कहाँ रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं, एक शानदार इतिहास, उलझी हुई राजनीति, एक मजबूर करने वाली अर्थव्यवस्था और आधा अधूरा विकास, तो तस्वीर बहुत निराशाजनक लगती है। है तो। ऐसा लगता है जैसे एक डेडलॉक है। तो फिर उम्मीद कहाँ से आएगी? क्या स्रोत भविष्य को लेकर कोई रास्ता दिखाता है? दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक बिहार की सबसे बड़ी उम्मीद न तो उसकी राजनीति में है,
ना उसकी जमीन में। बिहार की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी उम्मीद है यहाँ के युवा, यहाँ का ह्यूमन कैपिटल। अच्छा। ये वही युवा है जो कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर में आईएएस बनने का सपना देखते हैं और देश के हर कोने में अपनी मेहनत का लोहा मनवाते हैं। बिल्कुल। प्रतिभा और मेहनत में बिहार के युवाओं का कोई मुकाबला नहीं है। ये बात तो 100% सच है। लेकिन जब तक ये प्रतिभा राज्य के बाहर जाती रहेगी, तब तक राज्य का क्या होगा? यहीं पर स्रोत उन शर्तों की बात करता है जो बिहार की तकदीर बदल सकती हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त है राजनीतिक स्थिरता। एक ऐसी सरकार जो 5 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे पर काम करे, जिससे अपनी कुर्सी बचाने की चिंता ना हो। दूसरी शर्त है सही नीतियां। ऐसी नीतियां जो जमीन पर रोजगार पैदा करें, खासकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, क्योंकि बिहार की रीढ़ आज भी खेती ही है। और तीसरी शर्त है निवेश का माहौल बनाना, सुरक्षा और सुविधाओं का ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जहां बाहर की कंपनियां और खुद बिहार के लोग भी अपना पैसा लगाने से न डरें। मतलब प्रतिभा तो है, बस उसे सींचने के लिए सही मिट्टी और माहौल की जरूरत है। बिल्कुल। स्रोत का निचोड़ यही है कि बिहार में क्षमता की कोई कमी नहीं है, बस उसे फलने फूलने का अवसर नहीं मिला। अगर ये अवसर मिल जाए तो बिहार अपनी वो खोई हुई पहचान फिर से हासिल कर सकता है, जिसके लिए वो कभी जाना जाता था। और शायद यही उम्मीद हर बिहारी के दिल में जिंदा है। हाँ, भावनात्मक लाइन से होता है, जो मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत का सार है। उसमें लिखा है, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, ये लाखों सपनों की धरती है, और जब तक वो सपने जिंदा हैं, बिहार भी जिंदा है, उसकी लड़ाई भी और उसका भविष्य भी। ये बहुत शक्तिशाली विचार हैं, और ये हमारे श्रोता के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उसकी मानव प्रतिभा है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए क्या होगा अगर इस प्रतिभा के सिर्फ 10% हिस्से को भी अपने ही राज्य में, अपने घर के पास सही अवसर मिलने लगे। ये जो पलायन का चक्र दशकों से चल रहा है, उसे कैसे तोड़ा या शायद उल्टा जा सकता है? इस एक सवाल का जवाब ही शायद बिहार के अगले अध्याय की कहानी लिखेगा।